देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में एक पटकथा रोज लिखी जाती है और खास करके राजनीतिक पटकथा। उसमें तमाम सारे राजनीतिज्ञों के भविष्य पर होता है फैसला कि उनका वर्तमान कैसा रहेगा और उनका फ्यूचर कैसा रहेगा। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में है सुप्रीम कोर्ट, जहां से कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय रोज होता है। दिल्ली में है लोकसभा और राज्यसभा, जहां पर जब सदन चलता है तो कोई ना कोई एक इम्पोर्टेंट बहस भी रोज होती है और उस पर कोई ना कोई निष्कर्ष भी रोज निकलता है दोस्तों। दिल्ली में लुटियंस जैसा वीआईपी इलाका भी है, जहां पर रहते हैं देश को चलाने वाले 800 से 850 नेता, जो तय करते हैं अपनी राजनीतिक चर्चाओं से एक ऐसा भविष्य कि हमारा कल का देश भारत कैसा होगा। दोस्तों 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में भी एक ऐसी राजनीतिक पटकथा लिखी गई, एक ऐसा निर्णय लिखा गया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संबंध में। उसमें दोस्तों 13 सितंबर को दो जजों की बेंच में, जिसमें जस्टिस उज्जवल भुइयां और सूर्यकांत शामिल हैं, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में दी जमानत। लेकिन दोस्तों जमानत ऐसी सशर्त थी कि अरविंद केजरीवाल न तो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते थे, न किसी जरूरी दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर कर सकते थे। यह स्थिति दोस्तों अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अविस्मरणीय स्थिति थी। वो सोच नहीं पा रहे थे कि फिर मैं किस बात का मुख्यमंत्री, दिल्ली तो एलजी ही चलाएंगे। दिल्ली की सरकार सदैव एलजी वर्सेस दिल्ली गवर्नमेंट रही है। जब से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की प्रभुत्व की स्थापना हुई है, अरविंद केजरीवाल सदैव इस बात की लड़ाई लड़ते रहे हैं कि दिल्ली को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली को दिल्ली का मुख्यमंत्री चलाएगा, दिल्ली की पावर सेंट्रलाइज दिल्ली गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, न कि एलजी के पास यानी केंद्र सरकार के पास। इस बात से अरविंद केजरीवाल सदैव चिंतित रहे हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बड़े धर्म संकट में फंसा दिया कि अब वो दिल्ली के मुख्यमंत्री तो रहेंगे लेकिन दिल्ली नहीं चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल भी चूंकि अच्छे रणनीतिकार हो गए हैं, अच्छी राजनीति की समझ हो गई है, वो करीब पिछले 20 सालों से इस देश की राजनीति को बड़े ढंग से समझ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी एक नया दांव खेला। अरविंद केजरीवाल दांव खेलने में माहिर हैं, वो पहले भी दांव खेल चुके हैं, इस बार भी उन्होंने एक नया दांव खेला। वो नया दांव ऐसा था कि शायद इस नए दांव में कहीं भाजपा भी ना फंस जाए, ऐसी एक नया दांव खेला। यूं तो अरविंद केजरीवाल से लगातार इस्तीफे की मांग तब से हो रही है जब से अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। लेकिन दोस्तों चूंकि अरविंद केजरीवाल को अपने इस्तीफे को एक बड़ा इवेंट बना था, भाजपा को शिकस्त देनी थी, एक ऐसी शिकस्त जिसका परिणाम हरियाणा के विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। खेला अरविंद केजरीवाल ने दांव। अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आते ही ये फैसला किया कि मैं अपने मुख्यमंत्री पद से दूंगा इस्तीफा, और इस्तीफा भी दूंगा 2 दिनों बाद। 2 दिनों बाद तारीख आती है 15 सितंबर। 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल एक करते हैं सभा, उसमें दिल्ली की जनता भी आती है, दिल्ली के पत्रकार आते हैं और आते हैं आम आदमी पार्टी के सभी नेता। केजरीवाल अपना भाषण वहां पर करते हैं और अरविंद केजरीवाल अपने साथ साथ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, जो कि करीब 540 दिनों के बाद जेल से छूट करके बाहर आए हैं, उनके भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की संभावनाओं को निरस्त करते हैं और ये कहते हैं कि मैं मनीष सिसोदिया भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तब तक नहीं बैठेंगे जब तक आप लोग एक बार पुनः आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत के साथ इस विधानसभा चुनाव में जितवा नहीं दोगे, जो कि नवंबर महीने में कराने की अरविंद केजरीवाल मांग कर रहे हैं। हालांकि फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव ड्यूज हैं, लेकिन केजरीवाल मांग कर रहे हैं कि जो चुनाव फरवरी में ड्यूज हैं, 2025 में ड्यूज हैं, वो चुनाव नवंबर 2024 में ही करा दिए जाएं। क्योंकि हरियाणा चुनाव के तुरंत बाद अगर दिल्ली में चुनाव होते हैं तो उसका इम्पैक्ट केजरीवाल को एडवांटेज देगा। इसकी कवायद में अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मैं अब मुख्यमंत्री तभी बनूंगा जब आप लोग मुझे पूर्ण रूप से एक बार ईमानदार साबित करेंगे और मुझे पूर्ण बहुमत देंगे। ऐसा केजरीवाल कोई पहली बार नहीं करने जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल प्रथम बार भी जब मुख्यमंत्री बने थे तब भी ऐसा कर चुके थे कि 48 दिन की सरकार चलाने के बाद उन्होंने विधानसभा भंग कर दी और दोबारा फिर से चुनाव कराया, और खुशकिस्मती ये रही कि दिल्ली की जनता ने उनको तुरंत चुना और वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और अपना पूरा कार्यकाल किया। दोस्तों अब बात यह आती है कि अरविंद केजरीवाल ने इतना बड़ा स्टंट क्यों किया। अपने इस्तीफे को तो वो नॉर्मल रूप से भी दे सकते थे, एलजी को अपना इस्तीफा सौंप सकते थे, लेकिन दोस्तों चूंकि अरविंद केजरीवाल पॉलिटिकल स्टंट खेलने में बहुत माहिर हैं, ठीक 2 दिनों के बाद 17 सितंबर था। 17 सितंबर को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन था। पूरा देश, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, मीडिया व्यस्त थे नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने में।
उसी 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के दिन ही अरविंद केजरीवाल एलजी को अपना इस्तीफा सौंपते हैं और आधिकारिक रूप से दिल्ली की सरकार को छोड़ते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्टंट था, बहुत बड़ी दांव पेचबाजी थी अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल अपनी जगह मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी करवाते हैं आतिशी सिंह से। आतिशी सिंह जो कि इससे पहले भी काफ़ी चर्चा में रही हैं। आप सब जानते हैं कि आतिशी सिंह के माता पिता तब से चर्चा में रहे हैं जब से उनके माता तृप्ता वाही और पिता ब्रजेश सिंह ने, हालांकि वो डीयू में प्रोफेसर रह चुके हैं, लेकिन विचारधारा उनकी वामपंथी रही है। उन्होंने अफजल गुरु के बचाव में राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी थी। तब से लगातार विपक्ष उन पर हमलावर रहता है और सदन में, जो कि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से ही भेजी गई राज्यसभा सांसद हैं, सदन में भी हमलावर हो चुकी हैं, विपक्ष भी हमलावर हो चुका है। ऐसी आतिशी सिंह को अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पद के लिए नॉमिनेट करते हैं, वो अपना दावा करती हैं। आतिशी सिंह को देखा गया है कि वो पिछले 3 साल में आम आदमी पार्टी के संकट मोचन की भूमिका में एक निष्पक्ष और निडर नेता के रूप में निकल करके आई हैं। अरविंद केजरीवाल ने आतिशी सिंह को मुख्यमंत्री बना करके कई दांव एक साथ खेल दिए। एक तो उन्होंने महिला रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया, दूसरा हरियाणा चुनाव के मद्देनज़र उन्होंने अपने आप को फ्री भी कर लिया कि अगर मैं फ्री रहूँगा तो एक बड़े नेता के रूप में मेरी इमेज बनेगी, जो कि उन्होंने शायद अपनी तुलना सोनिया गांधी से की होगी, क्योंकि अब वो ये बताना चाहेंगे कि अब उनके अंडर में 2 राज्यों की सरकारें चल रही हैं और मैं राष्ट्रीय स्तर का नेता हूं। हालांकि ये उनकी कोशिश एक ये भी होगी कि विपक्ष में नंबर 3 की भूमिका किसकी है, इस बात की भी वो कवायद में सदैव जुटे रहते हैं। आप जानते हैं कि कांग्रेस चूंकि नंबर 1 के विपक्ष की भूमिका में रहती है, नंबर 2 पर अब 37 सांसदों के साथ अखिलेश यादव का नाम आता है। नंबर 3 की भूमिका में जरूर अरविंद केजरीवाल ये कोशिश करते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ जो लामबंदी होती है, जो मोर्चा होता है, उस मोर्चे में वो अपने आप को एक ठहरे हुए नेता के रूप में प्रेजेंट करना चाहते हैं। दोस्तों, तमाम लोगों की उम्मीदें भी धरी की धरी रह गई। शायद और कई नेता भी आम आदमी पार्टी के होंगे, वो चाहे गोपाल राय हों, सौरभ भारद्वाज हों, संजय सिंह हों, यहाँ तक कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी चौंकी होंगी कि उनको क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया, क्योंकि वो लोग भी काफ़ी समय से आम आदमी पार्टी के आंदोलन से लेकर के और आज तक लगातार जुड़े हुए हैं। उनकी भी उम्मीदें होंगी कि जब भी अरविंद केजरीवाल कोई ऐसा कदम लेंगे, अपनी जगह किसी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो इनमें से किसी को मुख्यमंत्री बनाने का मौका वो देंगे। हालांकि अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के ईडी और सीबीआई द्वारा दर्ज केस की, तो अब तक ये देखा गया है कि ईडी के द्वारा जो केस दर्ज होते हैं उनमें से 10% केस ऐसे रहे हैं जिनमें फाइनल दौर में जा कर के कोर्ट उसको अपराधी घोषित करता है और उसको जमानत न मिल करके अपराध की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। दोस्तों, एक बानगी नज़र अरविंद केजरीवाल के केस पर भी डालते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल के केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय में हो रही थी, तो उच्चतम न्यायालय ने ईडी को फटकार लगाते हुए और ईडी की कार्यवाही पर तमाम सारे संदेह व्यक्त करते हुए, तमाम बातें कहते हुए एक केस्ड पैरट नाम की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि आपकी भूमिका देश के अंदर एक पिंजड़े में बंद तोते की तरह होती जा रही है, आम जनता का विश्वास आपसे उठता जा रहा है, आपको इस विश्वास को बचाने की ज़रूरत है। यह बात वास्तव में एक बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट की बहुत तल्ख टिप्पणी ईडी जैसी संस्था के लिए होना एक बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं कि सीबीआई और ईडी केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं। कहीं कोई ऐसी इन्फ्लुएंसी तो नहीं है। दोस्तों, भारत में राजनीतिक दौर चलता रहता है। राजनीति, रणनीति और न्यायालय नीति का समन्वय रहता है। दोस्तों, एक अभी इंसिडेंस देखने को मिला था कि गणेश पूजा के शुभ अवसर पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के घर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाना हुआ था। दोस्तों, इस निर्णय में कुछ राजनीति के समझदार लोग उस मुलाकात को भी एक मुख्य भूमिका के रूप में मानते हैं। कुछ मीडिया चैनल्स भी दबी जुबान से ये कह रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण ये भी लोग मानते हैं कि जो हरियाणा में चुनाव होने जा रहा है, उसमें एक बात यह भी निकल के आती है कि भाजपा वर्सेस कांग्रेस का ही वो चुनाव था। दोस्तों, भारत के अंदर विचारधारा अब 2 हैं सिर्फ। एक विचारधारा जो आरएसएस मानी जाती है, दक्षिणपंथी मानी जाती है, वो भाजपा के साथ है। बाकी जितना भी बचा वोटर है वो सारा भाजपा के खिलाफ, यदि कोई पार्टी मजबूती से आती है तो वो उसी में जाता है। अब दोस्तों, भाजपा के लिए बड़ा चैलेंज था
कि उसको मुख्यतः सिर्फ अपने सामने कांग्रेस नजर आ रही थी। हो सकता है कि भाजपा की तरफ से यह दांव खेला गया हो कि यदि अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाती है और अरविंद केजरीवाल आ करके फ्रंट फुट पे अपनी पार्टी का चुनाव प्रचार हरियाणा में करते हैं, तो जो उनका विपक्षी वोटर है वो दो धड़ों में बटेगा, जिसका सीधा फायदा परिणाम के रूप में भाजपा को मिलेगा। हालांकि हरियाणा के चुनाव में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है। 10 साल लगातार वहां पर उनकी सरकार हो चुकी है। चूंकि माननीय मोदी जी की भी घटती लोकप्रियता का डर सता रहा है। यह सब ऐसे कई कारण हैं कि हरियाणा में भाजपा को अपनी जमीन खोई हुई नजर आ रही है। उसको बचाने की कवायद लगातार भाजपा कर रही है। इस कोशिश में भी एक कदम माना जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई है। अब यह जमानत अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में कितनी बड़ी सफलता दिलाएगी, भाजपा को कितनी बड़ी सफलता दिलाएगी, या फिर कांग्रेस को कितना बड़ा नुकसान दिलाएगी, यह बात देखने वाली होगी। बड़ा दिलचस्प होगा कि आगामी माह में जब हरियाणा में चुनाव होंगे उसका क्या असर इस निर्णय से प्रभावित होगा, यह देखने वाली बात होगी। अरविंद केजरीवाल वहां पर बड़ा प्रभाव डालेंगे या भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बचाने में कामयाब हो पाएगी। दोस्तों, इस वीडियो से जो भी आपको आकलन समझ में आता हो आप कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।